नमस्कार दोस्तों। तो 5 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हमारा 19वां दिन है। तो कल के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। पहला था, श्रीखंड महादेव यात्रा जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा का एक भाग है जो अमरनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गलत है, क्योंकि ये जो श्रीखंड महादेव यात्रा है ये हिमाचल प्रदेश की है। अभी बारिश के कारण जो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उन लैंडस्लाइड्स के कारण इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। तो ये अमरनाथ यात्रा का एक भाग नहीं है। पहला कथन गलत है। दूसरा देखिए, चंद्रयान मिशन 3 के अंतर्गत ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, जबकि लैंडर आकस्मिक स्थिति में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क स्थापित कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा, चंद्रयान मिशन 3 में कुल वैज्ञानिक पेलोड्स की संख्या 7 है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें केवल सही थे, केवल 2। इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन, गिरी और बाटा हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सहायक नदियां हैं। इसमें सही कथन चुनना है हम लोगों को। तो गिरी और बाटा जो है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सहायक नदियां, ये देखिए अभी क्या है कि 10 नदियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने इतिहास में आज तक जो भी फ्लड लेवल अचीव किया है पीछे बारिश के दौरान, तो अब उन्होंने इसके रिकॉर्ड स्तर को जो है क्रॉस कर दिया है। तो ऐसी 10 नदियों में 6 नदियाँ हिमाचल प्रदेश की हैं और 4 जो है वो उत्तराखंड की थी। तो इन 6 नदियों में से गिरी और बाटा जो है वो हिमाचल प्रदेश की ही नदियाँ हैं। उसके बाद फीका हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि फीका जो है वो उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही था। तीसरा, रोपा खाद हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख बागान क्षेत्र है जो मीनस नदी के किनारे स्थित है। ये गलत है। देखिए, रोपा खाद जो है एक नदी का ही नाम है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो रोपा खाद और मीनस ये 2 नदियाँ और हैं। तो 4 नदियों के नाम तो आपने देख ही लिए होंगे, गिरी, बाटा, रोपा खाद और मीनस। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, ऊपर वाले दोनों सही है। चौथा आप देखिए, चौथा तो सबको पता है उत्तराखंड में ही बहने वाली नदियां हैं। तो इस तरीके से कितने स्टेटमेंट सही हुए, 1, 2 और 4। तो आंसर हुआ इसका सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं। जो असत्य हैं वो बताना है। ये इसको ध्यान से देखिएगा जरा। पहला, वेस्ट वाटर सर्विलांस सामुदायिक स्तर पर फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रभावी हो सकता है। ये एडिटोरियल हम लोगों ने अभी जो है कल ही डिस्कस किया था, नहीं कल नहीं परसों डिस्कस किया था। तो ये बात सही है। वेस्ट वाटर सर्विलांस के थ्रू हम लोग जो है कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं या कोई भी डिजीज़ हैं तो उनके स्प्रेड को रोक सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, हमें असत्य कथन चुनने हैं। पहला सही है। दूसरा, चंद्रयान 3 इसरो को उसी प्रक्षेपास्त्र द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जिस प्रक्षेपास्त्र ने एस्ट्रोसेट को अंतरिक्ष में भेजा था। देखिए, भारत ने अभी तक कुल जो है 4 साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं, जिसके बारे में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के दौरान डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। तो एक तो एस्ट्रोसेट था, एस्ट्रोसेट के बाद में ये चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 मंगल मिशन था, और अब चंद्रयान 3 हम लोग जो है लॉन्च करने वाले हैं। ये हमारा 5वां साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट होगा। तो इसमें से जो एस्ट्रोसेट है वो PSLV से ही भेजा गया था, ठीक है। तो एस्ट्रोसेट PSLV से भेजा था। चंद्रयान 1 जो है उसको भी PSLV से भेजा था। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है उसको भी PSLV से भेजा था। बस जो चंद्रयान 2 था उसको हम लोगों ने जो है GSLV से भेजा था। क्यों? क्योंकि 2014 में हम लोग जो है अपना खुद का GSLV Mk2 बना चुके थे, जिसमें हमने CE 7.5 क्रायोजेनिक इंजन को इस्तेमाल किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो एस्ट्रोसेट्स को भेजा था PSLV से, जबकि चंद्रयान 3 को हम लोग भेजने वाले हैं GSLV Mk3 या LVM3 से। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक गठबंधन यानी GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंद प्रशांत, अब आप समझ गए होंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों की जलवायु प्रबंधन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है तो क्या है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो कितने कथन असत्य हुए, 2 कथन असत्य हुए, दूसरा और तीसरा। तो केवल 2 कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है 89, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सही कौन सा कथन है ये चुनना है आपको। तो पहला, चंद्रयान 3 में सम्मिलित रोवर अपनी किसी भी जानकारी को आत्मनिर्भर रूप से या एकाकी अवस्था में भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को नहीं भेज पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो केबल और केबल लैंडर से बात करेगा, क्योंकि अपनी जानकारी के प्रेषण हेतु ये पूर्ण रूपेण प्रोपल्शन मॉड्यूल पर आधारित है। गलत, ये केबल लैंडर पर आधारित है। लैंडर जो है वो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क या फिर जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसको इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, हमें सत्य कथन चुनना है। दूसरा देखिए, चंद्रयान मिशन 3 में सर्वाधिक पेलोड ले जाने वाला भाग, इसमें भेजे जाने वाला रोवर नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि रोवर पे केवल 2 पेलोड हैं, लैंडर पर 4 हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल पर 1 पेलोड है, क्योंकि सर्वाधिक पेलोड लैंडर के साथ जा रहे हैं। तो यही कथन जो है सही है। तीसरा आप देखिए, चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर आरंभ में चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में ही प्रवेश करेगा, जो चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होगी। अब आप इसको देखिए
कि 100 किलोमीटर की जो कक्षा होगी वो दीर्घवृत्तीय कक्षा नहीं होगी। पहले इसकी ये 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में अंत में पहुंचेगा। एंट्री जब करेगा उसमें कक्षा में तो उस समय दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी, वो 100 किलोमीटर की नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा था इनमें से कोई नहीं, या हाँ एक आप ये कह सकते हो कि चौथा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 100 किलोमीटर ऊपर की कक्षा रहेगी। हालांकि एलिप्टिकल है तो पूरी तरीके से मतलब गोल नहीं होगी, बाद में धीरे धीरे करके फिर गोल 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा। बाकी जो लैंडर है वो जब 30 किलोमीटर मतलब पास वाली कक्षा में एक तरीके से पहुंच जाएगा, जब तो ऐसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचेगा जो चंद्रमा के सबसे पास होगा, जिस समय मीन्स अपोजी की स्थिति में जब 30 किलोमीटर की दूरी होगी और पेरिजी की स्थिति में 100 किलोमीटर की दूरी होगी। तो 30 किलोमीटर वाली पोजीशन से लैंडर जो है वो डिटैच होकर के उतर जाएगा वहाँ नीचे। बाकी जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में ऊपर वहीं चक्कर लगाता रहेगा। तो इस चीज़ को जो है देख लीजिए। तो कथन इसमें कौन सा सत्य था? कथन जो है चौथा, इनमें से कोई नहीं, ये सारे के सारे जो है सत्य ही हैं। हाँ 90 देखिए, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। इसमें से सत्य कथन चुनना है। G20 सदस्य देशों को अध्यक्षता के संदर्भ में 5 क्षेत्रीय समूह में बांटा गया है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु सभी समूह क्षेत्रीयता के इस आधार का अनुसरण नहीं करते हैं। ये सही है। हम लोगों ने G20 की वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि 5 समूह हैं, जिसमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो ये रीजन के बेस पे जो 4 देशों की बनाई गई है मतलब ग्रुपिंग, तो वो रीजन का बेस जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में फॉलो नहीं होता है। तो इसमें से ग्रुप 2 पे इंडिया था, तो इंडिया के साथ में जो है कौन था? रशिया था। ठीक है, रशिया के साथ में साउथ अफ्रीका था। तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया और एक देश और था, तो वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में वो देश कौन सा था। आगे देखिए दूसरा स्टेटमेंट, तो पहला जो है वो सही है। दूसरा, भारत को जिस क्षेत्रीय समूह में रखा गया है इंडोनेशिया भी उसी समूह में शामिल है। ये गलत है, इंडोनेशिया उस समूह में शामिल नहीं है। तीसरा, G20 की थीम सूक्ष्म जीवों को भी अपनी वसुधा एक परिवार है की अवधारणा में सम्मिलित नहीं करती है। ये भी गलत है, सूक्ष्म जीवों को भी सम्मिलित करती है। बाकायदा G20 के डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें शामिल हैं। चौथा, G20 की वर्ष 1999 में संपन्न हुई पहली बैठक सभी सदस्य देशों के संवैधानिक प्रमुखों की आकस्मिक उपस्थिति थी। देखिए पहली बैठक जो हुई थी 1999 में, उसमें संवैधानिक प्रमुख नहीं आए थे, उसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर आए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही तो अपना पहले ही निकल आया था, पहले ही स्टेटमेंट सही ही था। उसके बाद आप देखेंगे आज की हमारी रश्मिका है कि क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांतचित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखिए, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। समस्या मात्र इतनी है कि अधिकांश लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। तो इसलिए कभी कोई बहाना मत बनाइए कि हमारे साथ ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। जो काम है अपने काम को ध्यान में रखिए। और जीवन है, देखिए जीवन है तो जीवन में समस्याएं तो रहेंगी, सुख दुख परेशानियां, ये सब जीवन के हिस्से, यही जीवन है। ओके, आप लोगों ने मूवी देखी हो अगर कभी, जो है हाफ गर्लफ्रेंड मूवी में एक जो है डायलॉग है कि इन्हीं दरारों का नाम जीवन है। तो जीवन जो है वो दरारों से भरा हुआ है, बिना दरारों का जीवन नहीं होता। इसलिए दरारों को बहाना बना के अपने किसी काम को रोकने या पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू रखिए आप। तो आज के हमारे जो 5 प्रश्न उनको देख लीजिए आप। पहला 91, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है TN गोदावरण थिरुमलपाद मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय आरक्षित वनों की श्रेणी को व्यापक स्वरूप प्रदान करता है। दूसरा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति प्रस्ताव इस निर्णय के विपरीतार्थक हैं, यानी यही थिरुमलपाद निर्णय के। तीसरा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 किसी सरकारी विभाग संबंधी प्राधिकारी द्वारा इसके नियमों या विधानों के उल्लंघन की स्थिति में विभागीय प्रमुख को दोषभार सौंपता है, यद्यपि उल्लंघनीय कृत्य उसकी जानकारी में ना हो या उसने इसे रोकने का भरसक प्रयास किया हो। चौथा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किसी गैर वन गतिविधि हेतु वन्य वृक्षों को संबंधित राज्य सरकार की अनुमति द्वारा काटा जा सकता है। तो इसमें आपको बताने हैं कितने कथन सत्य हैं। अभी देखिए अब क्या क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, तो इसलिए अब क्वेश्चन जो है हल्के नहीं होंगे, ठीक है। और करंट अफेयर से ही डायरेक्ट द हिंदू पेपर से ही बना देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 92 देखिए आज का।
आज चूंकि हमारा जो है आप देख रहे होंगे 19वां दिन है, तो हम लोग 95 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इसलिए 92 चल रहा है। तो निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन बताना है आपको। आरक्षित वन क्षेत्रों में गैर वन गतिविधियों को वर्ष 1992 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन द्वारा विधिक दर्जा दे दिया गया था। बी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 संबंधित दोषी व्यक्ति पर आर्थिक दंड या कारावास या दोनों का प्रावधान करता है। सी, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुल 6 अनुच्छेद हैं जो समस्त वन संबंधी विधानों को विनियमित करते हैं, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से देखिए, या तो तीनों सत्य भी हो सकते हैं, या फिर जो है भाई 3 गलत हैं, 1 सही है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कितने कथन असत्य हैं, ये बताना है आपको कितने असत्य हैं। तो पहला ये जीएसटी से है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की अभी 50वीं मीटिंग हुई है, और जीएसटी ने जो है गेमिंग जो ऐप्स हैं उनके ऊपर में वो लगा दिया है जीएसटी, 28% जीएसटी लगा दिया है। और कैसी भी हो, चाहे स्किल वाली हो चाहे जो है नॉन स्किल में बाई चांस लक बाई चांस वाला जीतने का मामला हो, कुल मिला के पैसा आएगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीतिए आप अगर, तो चाहे ड्रीम 11 खेलिए चाहे कुछ और खेलिए। तो निम्नलिखित में कितने कथन असत्य हैं। 93। पहला, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरा कथन है, 1 जुलाई 2017 को केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल को प्रतिस्थापित करते हुए जीएसटी कानून लागू किया गया था। भारतीय जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को 5%, 12%, 18% और 28% सहित विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा, जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन एक गैर लाभकारी कंपनी करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए आईटी रीढ़ प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। चौथा, जीएसटी प्रणाली दोहरी संरचना का अनुसरण करती है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी शामिल हैं, जो क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती रूप से लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय आपूर्ति और आयात पर एक एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है, जिसे केंद्र सरकार एकत्र करती है लेकिन गंतव्य राज्य में विभाजित करती है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने कथन जो है सही हैं या गलत हैं, जो भी ऊपर पूछा गया होगा। 94 क्वेश्चन आज हमारा है, जीएसटी के संबंध में असत्य कथन चुनना है कि कौन से कथन असत्य हैं या कितने असत्य हैं, ये बताना है। तो पहला, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जो निर्माता से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। इसे प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लागू किया जाता है, जिससे क्रेडिट के बाधित प्रवाह की अनुमति मिलती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना की, परंतु अब मुनाफाखोरी संबंधी सभी शिकायतों का निपटान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, कंपोजिशन स्कीम एक निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए उपलब्ध है। ब्रैकेट में देख लीजिए, वर्तमान में 1.5 करोड़ और विशेष श्रेणी राज्य के लिए 75 लाख। इस योजना के तहत व्यवसायों को अपने टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत जीएसटी के रूप में भुगतान करना आवश्यक है और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना है। तो इसमें आपको बताना है असत्य कथन कौन कौन से हैं, ये कितने असत्य हैं। लास्ट और 95 क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा शानदार है। इसको देख के जो है आप ये मत समझिएगा कि इतना बड़ा बना दिया है, बड़ा नहीं, यूपीएससी खुद ही कभी कभी 9-9, 10-10 ऐसे रख देती है छोटे छोटे, ऐसे एक आध क्वेश्चन ऐसा फालतू बना ही रहता है। अब फालतू क्या क्वेश्चन ही है। चलो, निम्नलिखित में कौन कौन भारत में मानसून पूर्व वर्षा की अधिकता या न्यूनता से संबंधित कारण हो सकते हैं। ठीक है, अभी चूंकि मानसून पूर्व बारिश आप देख रहे हैं खूब अच्छे से सुंदर तरीके से हो रही है, कल एक एडिटोरियल भी आया है उसके ऊपर, तो इसलिए बनता है ये सवाल। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन भारत में मानसून पूर्व वर्षा की अधिकता या न्यूनता के संबंधित कारण हो सकते हैं। देख लीजिए कारण क्या क्या है। पहला, जंगल में लगने वाली आग। दूसरा, अरब सागर का बढ़ता तापमान। तीसरा, अटलांटिक महासागर के तापमान में परिवर्तन। चौथा, हिंद प्रशांत सामुद्रिक क्षेत्र की सतह के तापमान में परिवर्तन। पांचवा, वाहनों से निकलने वाला धुआं। छठवां, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कणों की सांद्रता में परिवर्तन। सातवां, किसी नदी के जल में ऑक्सीजन के निम्न परमाणु भार वाले समस्थानिक की मात्रा का न्यून होना। आठवां, आर्द्र और गर्म जलवायु की पूर्व उपस्थिति। और नौवां, पश्चिमी विक्षोभ। तो इनमें से आपको छांटना है कि कौन कौन कारण है। नीचे बाकी विकल्प आप देख रहे होंगे, दे रखे हैं, केवल 2, 4, 9, केवल 2, 3, 4, 5, 6, 9, केवल 7 को छोड़कर शेष सभी, और डी उपर्युक्त सभी। बहुत सोच समझ के ऑप्शन बनाए आप लोग जो है। इसका आंसर अगर आपने सही सही बता दिया तो समझ लीजिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। खैर, इंटेलिजेंट तो आप हैं, तभी तो आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, वरना आप यूपीएससी की तैयारी कर ही क्यों नहीं रहे होते। तो आप जो है, आप जहाँ भी थे
आपकी जो विशेष बात है वो ये है कि आप जहाँ थे आप वहाँ के लोगों में विशेष थे, तो इसलिए आज आप यहाँ हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त वगैरह को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, आज के एडिटोरियल में क्या हुआ है कि वो बोलते बोलते बीच में अपने आप से रुक गया है, तो लास्ट में थोड़ा सा आर्टिकल जो हम चौथा आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे थे उसका थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, तो उसको जो है कल के वीडियो में हम जो है थोड़ा डिस्कस कर लेंगे शुरुआत में। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। और आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लाभदायक है तो। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।